इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के यू विल लर्न एवरीथिंग अबाउट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। हाय एवरीवन, आई एम ईशान शर्मा एंड इस वीडियो में यू विल लर्न एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट फुल स्टैक। हाउ कैन यू स्टार्ट विद फुल स्टैक डेवलपमेंट, आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी होती है, हाउ कैन यू गेट अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड, इसमें आपको कितने पैसे मिल सकते हैं, व्हाट इज द स्कोप ऑफ लर्निंग दिस स्किल इन इंडिया इन 2024। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फॉर दिस वीडियो, मेहुल फ्रॉम कोडडैम। हाउ आर यू मेहुल? Hi Shan, thank you so much for having me. I'm great. अमेजिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेल मी अ बिट अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड फिर स्टार्ट करते हैं विद द स्कोप ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट। Sure. So my name is Mehul. I'm the founder of Coddam. I run my own company. एंड जैसे ईशान ने बताया, इस वीडियो में हम फुल स्टैक तो डिस्कस करेंगे ही, बट बिफोर दैट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो को क्यों देखना चाहिए एंड क्यों आई एम द राइट पर्सन टू ऑल्सो टेल यू अबाउट जो हम बात करेंगे अगले 30-40 मिनट में। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट मैं करीब 10 साल से कर रहा हूँ अब, एंड व्हेन आई से कि मैं ये 10 साल से कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ 10 साल की कंपनी जॉब, इट्स एक्चुअल रियल वर्क अक्रॉस मल्टीपल फील्ड्स, फ्रॉम फ्रीलांसिंग टू माई ओन कंपनी वर्क टू इवन इंटर्नशिप्स विच आई डिड इन कॉलेज। सो मेरा करियर स्टार्ट हुआ था करीब 2013 में रफली, जब मेरे को फर्स्ट टाइम कंप्यूटर एक्सेस मिला था, इंटरनेट एक्सेस मिला था, एंड मैंने जस्ट देखना शुरू करा कि इंटरनेट पे क्या क्या चीज़ें हैं। एंड ये सब करते करते मेरे को समझ आया कि कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं HTML CSS जिससे आप बटन्स बना सकते हो, कलर्स बना सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड ऐसे मेरी एंट्री हुई वेब डेवलपमेंट में। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट थोड़ा, इसमें मैंने इवेंचुअली फ्रीलांसिंग करी विद मल्टीपल क्लाइंट्स इंडिया के और बाहर के, जिसमें एट सम पॉइंट आई वाज आल्सो मेकिंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अ मंथ इन रेवेन्यू। मैंने अपना खुद की कंपनी स्टार्ट करी बिकॉज मेरे को पता था कि वेब डेवलपमेंट कैसे करते हैं। मैंने इंटर्नशिप्स करी अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, बिकॉज आई न्यू कि हाउ टू क्रैक दोज इंटरव्यूज़। एंड अभी मैं वही कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, कंपनी कंटिन्यू कर रहा हूँ जो मैंने अभी स्टार्ट करी थी कुछ साल पहले। अमेजिंग। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट सबसे स्टार्टिंग में। तो टेल मी व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी दैट दिस स्किल हैज़ इन 2024 एंड कैसे हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्कोप एंड कितना कमा भी सकते हैं, व्हाट इज़ द एवरेज पैकेज, एंड जो स्टार्टअप्स हैं बैंगलोर में वो कितना पे कर रहे हैं। सो अपॉर्चुनिटी की बात की जाए अगर, तो आप खुद देखिए कि आप एक दिन में कितने सारे ऐप्स यूज़ करते हैं। आप अभी यूट्यूब पे हैं, बट कुछ देर बाद मे बी आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होगे, कुछ देर बाद आप किसी और ऐप पे होगे। हज़ारों ऐप्स हैं, एंड हर एक ऐप का अगर आपको पता हो, मोर और लेस एक वेब वर्जन होता है, करेक्ट? तो वेब डेवलपर्स और फुल स्टैक डेवलपर्स यही लोग हैं जो वेबसाइट्स बनाते हैं और इनके फ्रंट एंड और बैक एंड बनाते हैं। तो अगर आप स्कोप की बात करें तो आप ये देखिए कि अभी इतने सारे बिजनेसेस जो ऑनलाइन हैं वो तो हैं, बट बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे भी हैं जो सिर्फ ऑफलाइन है और ऑनलाइन आ रहे हैं धीरे धीरे। एंड जस्ट लाइक दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर भी एक ऐसा साल होगा जहाँ पर नॉट ओनली बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन आएंगे, बट बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस भी रियलाइज कर रहे हैं कि देयर आर सो मेनी मोर थिंग्स दे कैन डू, सो मेनी मोर प्रोडक्ट्स सर्विसेज दे कैन ऑफर। एंड बहुत सारी ऐसी नई नई कंपनीज खुलती है AI के डोमेन में, डेटा साइंस के डोमेन में, जिनको नए नए प्रोडक्ट्स बनाने हैं ऑन द वेब। तो वेब इज़ अ वेरी फंडामेंटल प्लेटफॉर्म इन आवर जनरेशन, ऑफ टुडेज जनरेशन, एंड इस पे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए डेवलपर्स चाहिए। दैट मीन्स कि यू नीड वेब डेवलपर्स, एंड दैट मीन्स यू नीड पीपल हु कैन कोड फ्रंट एंड एंड बैक एंड, हेंस कॉन्स्टिट्यूटिंग टू अ फुल स्टैक डेवलपर। तो अगर आप स्कोप की बात करें, ये तो मैंने आपको थोड़ा इंट्यूटिवली बताया कि इंट्यूटिवली इट मेक्स सेंस कि द डिमांड हैज़ टू इंक्रीज बिकॉज प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, एंड जस्ट जनरली एवरीवन वांट्स टू बिल्ड समथिंग ऑनलाइन, एंड वेब इज़ द ईजिएस्ट वे टू डू दैट। नाउ इन जनरल अगर आप बात करें अपॉर्चुनिटीज़ की कंपनीज़ में, रेजर पे जैसे टॉप की जो कंपनीज़ हैं इंडिया की, ये लोग भी एज दे आर ग्रोइंग देयर रेवेन्यूज़, दे आर ग्रोइंग देयर सोर्सेज ऑफ इनकम, दे नो कि इनको मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन्स बनाने हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफरिंग्स बनाने हैं। दैट मीन्स दे आर हायरिंग डेवलपर्स ऑल द टाइम, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इनको भी पता है। दैट मीन्स कि दे विल इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन टू ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स, एंड ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स ऑन वेब मीन्स दैट आपको एक्सपेरिमेंट करना है कोड के साथ, आपको नए सर्विसेज, नए फीचर्स बनाने हैं। दैट मीन्स यू नीड टू हायर डेवलपर्स, एंड अगर वो चीज़ें चल जाती हैं तो इनके क्लाइंट्स B2B बिजनेसेस क्लाइंट्स है विच पे अ लॉट, सो यू नो कि मतलब दे विल ऑल्सो मेक अ लॉट मोर मनी, सो दे आर विलिंग टू शेयर अ पार्ट ऑफ दैट विद यू एज अ डेवलपर। So I think and I know from data and intuition both कि the scope of full stack web development is insane. Right. And what is the average package like for a full stack developer in India?
सो एवरेजेस आर मिसलीडिंग. आई कैन से यू एवरेजेस 3 लाख 4 लाख, जब आप देखिए, आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा. बट वट यू हैव टू रियलाइज इज कि एवरेज इज ऑल्सो समथिंग विच इज पेड टू एन एवरेज पर्सन. एंड यू डोंट वॉन्ट टू बी एन एवरेज पर्सन, राइट? आपको इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन लाइफ, यू हैव टू गो बियॉन्ड एवरेज एंड यू हैव टू एक्सीड एवरेज. बट I think, I mean, यार इस केस में I don't have the exact numbers. So how do you want me to answer this? मतलब what is the average जो आप देखते हो कि बैंगलोर में स्टार्टअप्स जो हैं जो पे कर रहे हैं? See, I can give you my example the best, कि how much we pay our developers. So we pay our developers anywhere in the range of 15 to 25 lakh CTC. So that's like a good amount of money to start off with. And it's not like these people have a lot of experience. They have a lot of potential though. So यहीं पर वो वाली बात आ गई कि ये average लोग नहीं है. They might not have that much experience, but they have a lot of potential. That means they can exceed when they are working, excel by expectations and average expectation. Right. और इस वीडियो को देख के आप वो बन सकते हो. बिल्कुल. That is the hope. ठीक है, तो that was the scope and the average package. अब बात करते हैं थोड़ा सा about the technologies. तो we will go deeper into this in the entire video, but एक list अगर बनाना चाहें हम, what are the technologies needed to learn full stack development? If you can tell one by one करके. तो शान, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज है और जल्दी से उन पे एक एक लाइन में हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या क्या है. स्टार्ट आप करते हो HTML CSS से. HTML CSS ये 2 वर्ड्स हैं फॉर सम टेक्नोलॉजीज जो आपको हेल्प करते हैं वेब पेज बनाने में. ये करने के बाद आप जावास्क्रिप्ट पे मूव ऑन करोगे. जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक HTML एंड CSS, बट इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको और इंटरैक्टिव करने में हेल्प करता है ऐप्स को. इसके बाद जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही कई फ्रेमवर्क बने होते हैं, कई लाइब्रेरीज बने होते हैं, जैसे रिएक्ट एक पॉपुलर चॉइस है. ये यूजुअली आप देखोगे कि बहुत स्टार्टअप्स में यूज़ होता है अभी, तो ये एक अच्छा चॉइस है. इसके बाद आप मूव ऑन करते हो कुछ पैकेज मैनेजर्स पे, जैसे PNPM, यार्न. अभी बन भी एक नया टूल है विच इज़ गेटिंग वेरी पॉपुलर एंड वेरी मच ट्रैक्शन. तो ये पैकेज मैनेजर्स आपको हेल्प करते हैं डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने में. जो लोग बाकी काम कर चुके हैं उनका काम रीयूज़ करने में अपने प्रोजेक्ट्स में. इसके बाद आप मूव ऑन करोगे गिट एंड गिटहब पे. ये बहुत पॉपुलर 2 टूल्स हैं, गिट एंड गिटहब, जहाँ पर आप अपना सोर्स कोड डिप्लॉय करते हो. और बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे पर्सनल प्रोजेक्ट्स लोगों के गिटहब पे होते हैं. तो ये आपको टूल सीखना पड़ेगा. इसके बाद आपका फ्रंट एंड ऑलमोस्ट हो गया है कवर, बट इसको ख़त्म करते हुए आप अगर टेस्टिंग के बारे में सीखो थोड़ा, कि आप अपनी ऐप्स साइप्रेस या फिर प्लेराइट, ये जैसे टूल्स हैं, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी, इनसे टेस्ट कैसे करोगे ताकि आपका कोड जो है वो अनएक्सपेक्टेडली ब्रेक ना हो कभी. जब आपने एक बार लिख दिया उसके बाद वो कभी ब्रेक ना हो. ये करते करते आपका फ्रंट एंड खत्म हो जाता है. इसके बाद आप बैक एंड पे आते हो. तो बैक एंड में 1-2 चीज़ें जो आप स्टार्टिंग में आपको चाहिए होती हैं वो लिनक्स फंडामेंटल्स है. लिनक्स इज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, अगर आपने कभी सुना नहीं है. लिनक्स इज़ बेसिकली अ वेरी पॉपुलर OS फॉर डिप्लॉइंग योर ऐप्स. तो जैसे आप AWS और ये गूगल क्लाउड, ये बड़े बड़े नाम सुनते हो, इन पे बहुत सारे सर्वर्स लिनक्स के होते हैं. तो आप इसके बारे में सीखो. इसके बाद आप Node.js के बारे में सीखो. ये एक टेक्नोलॉजी है जो आपको बैकएंड पे सर्वर्स बनाने में हेल्प करता है. इसके बाद आप टाइपस्क्रिप्ट के बारे में सीखो. टाइपस्क्रिप्ट एक टेक्नोलॉजी है जो आपका कोड और बेटर बनाता है और टाइप सेफ बनाता है. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डेप्थ में. बट ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये आपको हेल्प करते हैं एक बेटर डेवलपर बनने में. इसके बाद आ जाते हैं डेटाबेसेस, जो आपको हेल्प करते हैं डेटा स्टोर रखने में, कि आप डेटा कैसे यूजर्स का जो आपके वेबसाइट पर अकाउंट्स बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, वो आप कैसे स्टोर करोगे. तो वो पोस्टग्रेस उसमें एक बहुत अच्छा डेटाबेस है अभी. इसके बाद आप आ जाते हो गिटहब CI/CD पाइपलाइंस पे. ये बेसिकली थोड़ा सा वो एरिया है जो डेवऑप्स वाले लोग भी करते हैं एंड बैकएंड भी करते हैं, जिसमें आप बस ये सीखते हो कि आप कैसे एक डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन बनाओ बाकी डेवलपर्स के लिए अपने टीम में. एंड फाइनली आप थोड़ा सा बाय द एंड ये भी सीखते हो कि वेब सिक्योरिटी क्या चीज़ है, कि आप अपनी ऐप्स सिक्योर कैसे करो ताकि हैकर्स या बाकी जो लोग हैं वो आपकी ऐप्स में एक्सप्लॉइट फाइंड करके उनको हैक ना करें. एंड बाय द एंड आई थिंक मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशन पे तो भी थोड़ा डेडिकेटेड टाइम देना इज़ इंपॉर्टेंट, कि आप ये देखो कि बाकी कंपनीज एक्चुअली पूछ क्या रहे हैं. क्योंकि आपने पढ़ तो सब कुछ लिया, बट आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जो आपने पढ़ा है वो इंडस्ट्री रेलेवेंट तो है, बट उसके अलावा भी क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं. तो नेट ये एक जर्नी हो सकती है फुल स्टैक डेवलपर की, जो कि बहुत ईजिली अचीवेबल है 6 से 8 महीने के टाइम में भी. एंड मेजरली ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है. वेरी कूल. हमने अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की बात कर ली है. वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. बिफोर वी गो इनटू डेप्थ, आई वांट टू नो कि ये सब सीखते कहाँ से हैं. लाइक व्हाट इज़ अ प्लेस दैट यू वुड रिकमेंड जहाँ से सब लोग
एक जगह जाकर सब कुछ सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो ये जो मैंने अभी लर्निंग पाथ या आपको एक रोड मैप सॉर्ट ऑफ दिया, ये कोडनाम का ही एक्चुअल फुल स्टैक लर्निंग पाथ रोड मैप है, जिसमें जो डिज़ाइन मैंने और मेरी टीम ने ही करा है एक साथ बैठ के, जिसमें हम यही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग कि आप HTML सीखो, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, आप ये सारे पैकेज मैनेजर्स, फ्रंट एंड, बैक एंड, लिनक्स, सब कुछ सीखो इन अ सिंगल प्लेस। और यहाँ पर फ़ायदा ये है कि ये पूरा रोड मैप स्ट्रक्चर्ड है विद कंटेंट एज वेल। दैट मीन्स कि जो जो चीज़ें हमने बात करी है, नॉट ओनली दे आर ऑन रोड मैप, बट आपको इससे एसोसिएटेड कोडिंग प्रोजेक्ट्स, कंटेंट कोर्सेज एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, इंटरव्यू किट्स, सब कुछ मिलेगा जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर गोइंग फ्रॉम जीरो ऑल द वे टू इंटरव्यू रेडी। ग्रेट, ऑलराइट, अब जाते हैं डेप्थ में। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। तो स्टार्टिंग विद नंबर 1, HTML एंड CSS। हाउ डू यू लर्न HTML CSS और कौन सी उसमें चीज़ें होती हैं दैट यू शुड नॉट बी मिसिंग आउट ऑन? सो इसमें एक जनरल स्टेटमेंट, जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट ट्रू है हर टेक्नोलॉजी के लिए, इस हाउ डू यू लर्न इज कि आप एक तो कंटेंट देखो जो भी उस चीज़ का है, HTML है, नोड है, कुछ भी है, एंड आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करो कोडिंग में। द रीज़न मैंने कोडनाम प्लेटफॉर्म भी बनाया इज़ बिकॉज कोडिंग में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जो सीख रहे हो कि आप उसको लिख भी रहे हो, आप उसको टाइप भी कर रहे हो अपने हाथों से। बिकॉज अगर आप जिम का एग्जांपल लो, आप जिम के बारे में पढ़ोगे तो आपकी मसल्स थोड़ी बनेगी, बट अगर आप करोगे वो एक्सरसाइज, डंबल उठाओगे, मारोगे रेप्स, तो आपकी मसल्स बनेगी। सेम चीज़ कोडिंग के साथ है कि आप पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद से ऐप्स नहीं बनाओगे, खुद से चीज़ें नहीं करोगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। सेम HTML के लिए HTML CSS बहुत ईजी टेक्नोलॉजीज़ हैं टू स्टार्ट ऑफ विथ, बिकॉज और मुश्किल चीज़ें आएंगी आगे। इसलिए इसमें सबसे आसान तरीका यही है कि आप अगर कोडनाम यूज़ कर रहे हो तो आप कोडनाम का एक कोर्स लो, उसमें एक्सरसाइजेस बिल्ट इन है, वो एक्सरसाइजेस कंप्लीट करो विदाउट लीविंग एनी एक्सरसाइज, एंड प्रोजेक्ट्स साइड बाय साइड आप बनाते रहो। गॉट इट। तो इसके अंदर क्या क्या सीखना होता है एग्जैक्टली, लाइक इफ यू कैन पिन पॉइंट दीज थिंग्स कि ये सब सीखना एंड देन यू कैन मूव अहेड। HTML एंड CSS में सबसे बेसिक चीज़ें यही हैं कि HTML में आपको कई टाइप के टैग्स मिलेंगे, H1, H2, हेडिंग टैग्स, आर्टिकल टैग, मार्कअप टैग्स। तो ये टैग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये div एलिमेंट क्या है, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल एलिमेंट क्या है। ये सारे टैग्स के टाइप होते हैं, दैट्स इट। HTML में बेसिक चीज़ें यही होती हैं कि हेड टैग क्या है, बॉडी टैग क्या है, तो वो ईजिली कवर हो जाता है पहले के 10-15 वीडियोस में। उसके बाद बस आपको ये चीज़ें अपनी मेमोरी में इन्फोर्स करना है कि मेरे को ये कौन सा टैग कब यूज़ करना है, मेरे को लिंक टैग से क्या होगा, इमेज टैग से क्या होगा, वीडियो टैग से क्या होगा, मेरे को अगर वीडियो एम्बेड करना अपने पेज में, तो आप ये सब सीखोगे, इस सब पे आप टाइम स्पेंड करोगे। एंड देन CSS में यही चीज़ें हैं कि आप इस पेज को सुंदर कैसे बनाओगे, एक तरह से कि आप इसका कलर कैसे चेंज करोगे, इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करोगे, उस एलिमेंट को अगर आपको एनिमेट करना है कि कोई क्लिक करे तो वो एनिमेट करके खुले एलिमेंट, जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो स्लाइड डाउन करते हो, स्लाइड अप करते हो, वो सारे इफेक्ट्स CSS से भी बन सकते हैं। तो मेन टॉपिक्स यही है कि आप फंडामेंटल्स जानो लैंग्वेज के, कि वो लैंग्वेज काम कैसे कर रही है, एंड देन आप उसको यूज़ करके छोटी छोटी चीज़ें बनाओ, एक्सपेरिमेंट करो और देखो कि आपको क्या चीज़ें समझ आई एंड क्या चीज़ें समझ नहीं आई। मतलब मोस्टली आप 1 से 2 हफ्ते भी अगर इस पे दोगे तो आपको 60 to 70% HTML CSS अच्छे से ग्रास्प हो जाएगा। Understood. So now let's go on to the next topic, which is JavaScript, which is the main meat of front-end development. तो tell me about JavaScript and इसमें क्या क्या चीज़ें सीखनी होती हैं and how do you master JavaScript, right? ट्विटर पे बहुत सारे मीम चलते हैं कि there you can never master it, उसमें हमेशा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो how do you master it and what is a simple way to learn it? See, JavaScript is very important as a technology, not because कि आपको वो फ्रंट एंड पे तो चाहिए ही, बट बिकॉज हमने Node.js बैकएंड में भी बात करा। तो एक्चुअली अगर आप यहाँ पर एफर्ट मारोगे, जितना भी आप एफर्ट मारोगे, वो एफर्ट आपका ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाएगा बैकएंड में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बैकएंड पे Node.js की तरह यूज़ होता है एंड वहाँ पर 80% कॉन्सेप्ट्स, 90% कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। आपको बस कुछ और नई चीज़ें सीखनी है ना, आप बैकएंड डेवलपर भी बन जाओगे। तो हाउ डू यू मास्टर इट? अगेन जैसे मैंने बोला कि एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट जो ट्रू है हर चीज़ के लिए कि आप कंटेंट देखो एंड आप प्रैक्टिस करो। वेरी फंडामेंटली आप जो भी कंटेंट असाइंड है, जैसे कोडनाम पे जो कोर्स असाइंड है वो आप देखो एंड देन आप वो चीज़ें बनाओ, साइड बाय साइड प्रैक्टिस करो। जावास्क्रिप्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जैसे जो बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स होते हैं, लूप्स, वेरिएबल्स, कंडीशनल्स, ऑपरेटर्स, ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आप अगर किसी और लैंग्वेज से आ रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता है। अगर आप नहीं आ रहे तो आपको मतलब कोर्स में वो चीज़ें मिल जाएंगी। बट इसके अलावा एक चीज़ जो विच आई वांट टू से इज़ कि जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ रहे हो, जैसे जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज में, तो आपको हमेशा एक क्यूरियोसिटी रखनी पड़ेगी कि ये चीज़ अगर चल रही है तो ये चीज़ क्यों चल रही है, या ये चीज़ अगर नहीं चल रही तो ये चीज़ क्यों नहीं चल रही।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट अगर सीख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट जैसे भी, उनको कोई कोड मिल गया, जो चीज़ कोड कोई कहीं से स्टैक ओवरफ्लो से मिल गया, कहीं से भी कोड, ChatGPT से मिल गया, आजकल कहीं से भी कोड मिल गया, वो कॉपी पेस्ट करेंगे एंड चल रहा है, ठीक है, आउटपुट चल रहा है, बढ़िया हो गया। ये बहुत ही खराब तरीका है सीखने के लिए, स्पेशली अगर आप काम नहीं कर रहे, सिर्फ सीख रहे हो, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ कॉपी पेस्ट करी। इवन नॉट एग्जैक्टली इन डेप्थ, बट आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे चली हैं, और आप बाद में उसको आगे समझ ले। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, कोई भी आगे की टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, और आप ये नहीं जानते कि आपने क्या कोड कॉपी पेस्ट करा है, तो वो एक गलत तरीका है सीखने का। इसके अलावा आप कॉन्सेप्ट्स पढ़िए कोर्सेज में, आप उनको प्रैक्टिस करिए, एंड इसको जावास्क्रिप्ट को अगर आप आई थिंक मतलब 1 महीना तक देंगे, तो आप अगेन HTML CSS को 2-3 हफ्ते चाहिए होते हैं, जावास्क्रिप्ट को 1-2 महीने चाहिए होते हैं, बिकॉज चीज़ें बहुत सारी हैं। बट अगेन मैं किसी में भी 100% मास्टरी नहीं कह रहा, क्योंकि मास्टरी ओवर टाइम होती है। मास्टरी 1 महीने में नहीं हो पाएगी, मास्टरी टाइम ले सकती है, तो वो कुछ महीने या कुछ साल भी होता है। बट अच्छी चीज़ ये है कि आपको जॉब लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए मास्टरी नहीं चाहिए, आपको बस वो 60-70% तक लेवल तक चाहिए, एंड आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कुछ भी सॉल्व कर लूँगा जो मेरे को नहीं पता, थ्रू क्यूरियोसिटी। और ये 3 से 6 महीने में हो सकता है, मतलब ईजिली 2 से 3 महीने में तो आपको 80-90% तक आइडिया भी लग जाएगा, एंड 3 से 6 महीने में आप फेयरली कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि प्रैक्टिस करके, हाँ, आप कोई भी नई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। राइट, ठीक है। तो दैट वाज जावास्क्रिप्ट। अब चलते हैं थोड़ा सा, लेट्स टॉक अबाउट React.js। तो व्हाट इज React.js, व्हाई इज इट नीडेड इफ यू ऑलरेडी हैव जावा, उसके बाद लाइब्रेरी क्यों यूज करनी है ये, एंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट? सो ऐप्स, मॉडर्न ऐप्स के साथ होता ये है कि जैसे अगर आप YouTube जैसा ऐप देखें, youtube.com देखें, instagram.com देखें, ये सारी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वेब, ये सारे रिएक्ट पे बने हुए हैं ऐप्स एक्चुअली। तो ये ऐप्स एक पॉइंट के बाद बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं डेवलपमेंट में। जैसे आप व्हाट्सएप भी देखेंगे, आपको लगेगा कि बहुत सिंपल सा ऐप है कि मैसेज ही तो करना है, बट अगर आप बहुत ध्यान से किसी भी ऐप को देखेंगे, आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखेंगी। व्हाट्सएप में ऑनलाइन इंडिकेटर, टाइपिंग इंडिकेटर, देन आप प्रोफाइल पे क्लिक कर रहे हो तो उसका स्टेटस आ रहा है, आप प्रोफाइल चेंज कर रहे हो तो वो सही से चेंज हो। ऐसी हज़ारों लाखों चीज़ें हैं एक ऐप के अंदर जो आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रही, लेकिन उस पर एक डेवलपर ने काम करा है। तो जब आप ऐसी ऐप्स बनाते हो खुद भी या फिर किसी कंपनी में भी, एक पॉइंट के बाद वो कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करना बहुत मुश्किल है सिर्फ जावास्क्रिप्ट में, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि एक मतलब इट्स बिल्ट फॉर वेब, बट इट स्टिल इज़ अ जनरल पर्पस थिंग। आप कुछ भी करो उसके साथ, लेकिन आपकी ऐप के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ हो सकती है जो कि आपको वैसे ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप में जो साइड में जो मेन्यू आ रहा है कॉन्टैक्ट्स का, उसमें हर मेन्यू ऐसा ही दिखेगा, हर कॉन्टैक्ट का आइटम, कि उसमें एक फ़ोटो होगी, उसमें एक नाम होगा, तो आप उसका एक कंपोनेंट बना लो जो अब आप रीयूज़ करोगे। अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको अपना कुछ खुद से करना पड़ेगा। तो बेसिक आइडिया ये है कि आप रिएक्ट क्यों यूज़ करते हो, इसकी आप जो इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है आपके ऐप के अंदर, उसको आप रिड्यूस कर देते हो, उसको आप आसान बना देते हो। तो रिएक्ट सामने वाले यूज़र के लिए नहीं है, जो आपका ऐप यूज़ कर रहा है उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किससे बनाया, रिएक्ट से बनाया है, किसी भी टेक्नोलॉजी से बनाया है। रिएक्ट आपके लिए है, जो आप एक डेवलपर हो, ताकि आप एक प्रोडक्ट जल्दी बनाओ। तो आप जब ये चीज़ें सीखते हो, React.js या कोई भी अदर फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी, तो आप खुद जल्दी ऐप्स बना पाओगे, जल्दी प्रोडक्ट्स बना पाओगे, एंड आप खुद प्रोडक्टिव बन पाओगे। ये एक फंडामेंटल आइडिया है बिहाइंड रिएक्ट। गॉट इट। और रिएक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं दैट वन शुड लर्न? तो रिएक्ट के अंदर मेनली अभी जो पॉपुलर है, पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते थे, बट अब फंक्शनल कंपोनेंट्स भी हैं। फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है? फंक्शनल कंपोनेंट एक तरीका है बस बोलने का कि आप जैसे एक कंपोनेंट मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप में अगर आप देख रहे हो तो साइड बार में जो वो कॉन्टैक्ट आ रहा है वो एक कंपोनेंट बन सकता है। कंपोनेंट इज जस्ट समथिंग जो आप रीयूज़ कर पाए ओवर एंड ओवर अगेन। उसको बनाने के 2 तरीके होते थे, पहले क्लास बेस होता था, अब फंक्शनल कंपोनेंट भी आ गया है। फंक्शनल कंपोनेंट इज की जो फंक्शन है, क्लास बेस्ड इज जिसमें आप क्लास कीवर्ड लिख रहे हो जावास्क्रिप्ट में। फंक्शनल कंपोनेंट में आप हुक्स यूज़ करते हो, वो एक अगेन एक कंस्ट्रक्ट है जो लैंग्वेज का आप पढ़ोगे जब आप कोर्सेज कर रहे हो। बट फंक्शनल कंपोनेंट्स थोड़े से सिंपलर बोले जाते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स हैं, थोड़े से मोर पावरफुल बोले जाते हैं, मॉडर्न भी है। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप रिएक्ट का तरीका समझो कि वो रिएक्ट चलता कैसे है, कि रिएक्ट का एक बहुत पावरफुल पैटर्न होता है कि आप डेक्लरेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे। क्या होता है ये दोनों? इसका मतलब ये होता है कि आप रिएक्ट को बता रहे हो कि मेरे को ये चीज़ करनी है, ये नहीं बता रहे कि आपको वो चीज़ कैसे करनी है। इसका मतलब ये है, अगेन मैं आपको बताता हूँ ढंग से थोड़ा सा, कि सपोज आपने किसी बटन पे क्लिक करा और एक मोडाल खुला, ठीक है। तो आप जब कोड लिख रहे हो इस चीज़ का,
तो आप मोडाल खोलने के लिए हज़ारों चीज़ें कर सकते हो कि आप एक जावास्क्रिप्ट में एक एलिमेंट बना रहे हो, उसको एम्बेड कर रहे हो डॉक्यूमेंट के अंदर, उसकी विजिबिलिटी सेट कर रहे हो। बट रिएक्ट में आप क्या करोगे, आप एक स्टेट वेरिएबल बनाओगे जिसका नाम है कि इज मोडाल ओपन। अब आप उसको ट्रू या फॉल्स करोगे एंड आपका कोड नीचे जो है वो उस एलिमेंट को माउंट या अनमाउंट कर रहा है जैसे भी स्क्रीन पे। तो आपने क्या करा, आपने एक लॉजिक बना दिया जिसमें आप बस ये कह रहे हो कि ये मोडाल खुला है तो ट्रू, अगर ये बंद है तो फॉल्स। जब आपने ये बना दिया तो जब आपका कोई ये कंपोनेंट यूज़ कर रहा है उसको अगर वो मोडाल दिखाना है तो उसको कोई परवाह ही नहीं है कि वो डॉम में कैसे एलिमेंट माउंट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या ओपेसिटी क्या नहीं। वो बस आपका कंपोनेंट रीयूज़ कर रहा है बाय पासिंग ट्रू या फॉल्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज़ एक तरह से डिक्लेरेटिव है कि आपने बस ये बताया कि मेरे को कंपोनेंट चाहिए ऑन द स्क्रीन। अब वो रेंडर कैसे होगा, क्या होगा, वो हैंडल कर रहा है रिएक्ट इंटरनली। तो ये बहुत एक पावरफुल पैराडाइम है रिएक्ट का कि आप इम्पेरेटिव मॉडल से नहीं चल रहे, आप डिक्लेरेटिव मॉडल से चल रहे हो। गॉट इट। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स हो गया और फ्रंट एंड डेवलपमेंट, राइट। वी लर्न अबाउट HTML, CSS, फिर वी लर्न अबाउट जावास्क्रिप्ट, फिर रिएक्ट भी हमने कर लिया। लेट्स नाउ टॉक अबाउट सम प्रोजेक्ट्स दैट वी कैन मेक, राइट। तो अगेन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बहुत सारी आती है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। बट व्हाट इज द राइट वे टू मेक प्रोजेक्ट, जिससे आप सीखो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं एंड कब बनाना चाहिए प्रोजेक्ट और कितने बनाने चाहिए एंड आइडियाज़ कहाँ से आने चाहिए और कहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए मैंने। तो सबको एक एक करके लेते हैं। तो आपको प्रोजेक्ट्स पहली चीज़ तो कैसे बनाने चाहिए, आई थिंक जब आप कोडिंग सीख रहे हो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आपको एक इंस्ट्रक्टर को फॉलो करना चाहिए या आपको कोई रिसोर्स जैसे जो प्रोजेक्ट बन चुका है ऑलरेडी उसको आपको फॉलो करना चाहिए। द रीज़न फॉर दैट इज़ इट्स गारंटेड कि आप वो प्रोजेक्ट बनाते हुए अटकोगे, आप फंसोगे, आपसे कुछ चीज़ नहीं होगी। तो अगर आपके पास ऑलरेडी वो इंस्ट्रक्टर का वीडियो कोर्स है या जो भी आपके पास रिसोर्स है उसको आप हमेशा फॉलो कर सकते हो। जब आप 1 से 2 प्रोजेक्ट्स बना लो इंस्ट्रक्टर को कॉपी करके, तो भी आपको लगेगा कि यार मुझे तो नहीं पता कि अब मैं अपना नया प्रोजेक्ट कैसे बनाऊँ या नया प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करूँ। उस टाइम पे आप क्या करोगे, जैसे कोड डैम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे कोड डैम पे अगर आप प्रोजेक्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको दिखेगा कि आपके पास एक प्रोजेक्ट तो है, उसका एक स्टार्टिंग कोड भी है, बट आपके पास जैसे 5 से 10 स्टेप्स हैं कि आपको ये पहले स्टेप में सिर्फ इतनी ही चीज़ करनी है। सपोज आपको पहले स्टेप में सिर्फ एक लॉगिन फॉर्म ही बनाना है, दूसरे स्टेप में आपको ये जावास्क्रिप्ट कोड ऐड करना है, तीसरे स्टेप में आपको ये करना है। तो मोस्टली लोगों के साथ क्या होता है कि जब वो कोई नया चीज़ स्टार्ट करते हैं वो ये देख के घबरा जाते हैं कि इसमें तो बहुत कुछ करना है, तो मैं स्टार्ट भी कहाँ से करूँ। तो पहला आइडिया इसका ये है कि आप किसी इंस्ट्रक्टर को फॉलो करो। अगर आपने वो 2 से 3 प्रोजेक्ट बना लिए हैं, विच इज़ कोर्स में, अगर किसी कोर्स में वो प्रोजेक्ट्स हैं आपने खुद से बना के किसी इंस्ट्रक्टर से फॉलो करे हैं तो वो भी ठीक है। इसको करने के बाद आप एक नया स्टेप लो जहाँ पर आपको थोड़ी हेल्प मिल रही है, जैसे कोड डैम पे कि आपको सिर्फ स्टेप्स पता है कि आपको क्या क्या करना है एंड आप कर खुद से रहे हो। जब आप ये भी 3 से 4 प्रोजेक्ट्स बना लो तो फिर व्हाट आई रिकमेंड पीपल यूजुअली इज़ कि आप कोई ऐसी चीज़ सोचो जो आपको खुद बनानी है, जो आपका खुद का मन है, कि आपको लग रहा है कि मैं एक गेम बनाना चाहता हूँ। या जैसे मैंने आई थिंक बचपन में बहुत टाइम पहले, मतलब जब मैं सीख रहा था तो मैंने टिक टैक टो बनाया था गेम खुद से, मतलब कोई ऐसा कोड नहीं था ऑनलाइन उसका। तो आप खुद से सोचो कि आपको क्या चीज़ बनानी है, कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, कोई गेम या कोई छोटी सी ऐप या कोई भी चीज़, एंड आप उसको बनाना स्टार्ट कर दो। आप अगेन फंसोगे, बट इस टाइम आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप या तो उस पर थोड़ा टाइम लगाओगे तो आप अनस्टक हो जाओगे, या फिर अगर आप नहीं अनस्टक हो पा रहे तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, आप गूगल कर सकते हो, आप देख सकते हो कि मेरे को कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं पता, और आप उसको सीख के दोबारा अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो प्रोजेक्ट्स बनाने का तरीका यही होता है कि आप स्टार्ट ऐसे करो कि आप किसी को फॉलो कर रहे हो, बट एट सम पॉइंट आपको वो चीज़ छोड़नी है, बिकॉज आपको खुद से बनाना भी आना चाहिए। एंड खुद से बनाने के लिए आप कोड डैम प्रोजेक्ट्स यूज़ करो, या फिर आप खुद से कोई आइडिया सोचो और उस पर काम स्टार्ट करो। Again, and you can go to codedam.com to start using the projects, and that will be a starting point for that. That should be a starting point. Yes. थोड़े से आइडियाज बताइए फॉर प्रोजेक्ट्स फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सो सबसे पॉपुलर नीश तो यही है कि आप लैंडिंग पेजेस क्लोन बनाओ, जैसे बहुत सारे टेस्ला लैंडिंग पेज क्लोन, जोमेटो लैंडिंग पेज क्लोन, कुछ भी ये जो सारे कंपनीज हैं इनके आप लैंडिंग पेजेस देखो, इन्होंने बहुत सारा टाइम एंड मनी इन्वेस्ट करा होता है टू मेक इट पिक्सल परफेक्ट एंड टू मेक इट लाइक लुकिंग वेरी गुड। तो आप इनको कॉपी करो, इनको क्लोन करो इनटू रिएक्ट, HTML, CSS। इसके अलावा अगर आपको कुछ बनाना है तो गेम्स एक पॉपुलर आइडिया है। गेम्स में आप एनिमेशंस के बारे में सीखोगे, कैनवस API के बारे में सीखोगे HTML में, एंड बहुत सारे छोटे छोटे से गेम इंजन्स होते हैं, गेम इंजन लाइब्रेरीज होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो गेम्स बनाना बहुत फन टास्क है, थोड़ा सा मुश्किल टास्क भी है कंपेयर टू रेगुलर पेजेस बनाना, बट वो थोड़ा रिवॉर्डिंग भी होता है बिकॉज आप एक चीज़ बना रहे हो जो आप खुद से भी खेल सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हो। और
इट ऑल्सो इज़ अ गुड प्रोजेक्ट टू शोकेस अगर आप एक्चुअली ट्रूली अंडरस्टैंड करते हो कि आपने क्या बनाया है, इट कैन रियली शाइन ऑन योर रिज्यूमे. Got it. So these were the front end projects you can make, and this was basics of front end development. और कुछ होता है इसमें that you would like to add? इसमें एक दो चीज़ें और आजकल पॉपुलर हैं, जैसे Tailwind CSS. सो ये Tailwind CSS भी एक चीज़ है जो हमने फुल स्टैक लर्निंग पाथ में भी इंक्लूड करा है. ये बेसिकली एक तरीका है CSS लिखने का इन वेरी शॉर्ट वन सेंटेंस. आप CSS नॉर्मली .css फाइल्स में भी लिखते हो, बट Tailwind CSS क्या करता है कि आपके क्लास नेम्स में ही CSS आप इंक्लूड कर सकते हो. तो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रंट एंड डेवलपमेंट, कैसे आप उसमें स्टार्ट कर सकते हो एंड कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सीखनी है. अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज बैक एंड डेवलपमेंट. सो अगेन बैक एंड डेवलपमेंट में क्या क्या टेक्नोलॉजी होती है एंड किससे स्टार्ट करना चाहिए मेहुल हमको. सो जैसे हमने बात करी ऑलरेडी, लिनक्स फंडामेंटल्स या लिनक्स आप कह लो. लिनक्स इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम. इसको आपको सीखना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आप मोस्ट लाइकली आप विंडोज़ यूज़ कर रहे होगे, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, बट विंडोज़ या मैक ओएस जो होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे नहीं होते जिन पे आपका बैकएंड चलता है. तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि बैकएंड क्या चीज़ है. बैकएंड एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि क्लाउड में या जो कि कहीं पर भी दुनिया में है, जो आपको वो कंटेंट सर्व कर रहा है. जैसे आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो कहीं स्टोर्ड है ना. जैसे आप अपने फ़ोन से जब वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आपके फ़ोन के कंप्यूटर में स्टोर्ड है, आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है. ऐसे ही ईशान ने जब वीडियो बनाई, इसको अपलोड करा यूट्यूब पे, तो यूट्यूब जो कि गूगल की कंपनी है, उन्होंने अपने सर्वर पे डाला यूएस में, कैलिफोर्निया में, कहीं पर भी, जहाँ पर भी. तो आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये वहाँ से डाउनलोड हो रही है, करेक्ट. तो ये जो डाउनलोड हो रही है, ये डाउनलोड कैसे हो रही है? थ्रू अ बैकएंड सर्वर, अ बैकएंड कंप्यूटर जिसको पता है कि अच्छा आपको ये वीडियो देनी है. अब इस वीडियो पे आपको 2 ऐड दिखानी है, 4 ऐड दिखानी है, ऐड नहीं दिखानी है अगर आप यूट्यूब प्रीमियम हो, तो वो लॉजिक कौन डिटरमाइन कर रहा है? वो बैकएंड कर रहा है. तो बैकएंड ये सारा चीज़ हैंडल करता है, और ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो 99% केसेस में लिनक्स कंप्यूटर्स पे डिप्लॉयड होता है. कुछ लोग विंडोज मैक ओएस भी यूज़ करते हैं, बट 99% लाइक लिनक्स बहुत पॉपुलर है, इसलिए आपको लिनक्स सीखना चाहिए. इसके बाद आप डिप्लॉय का मतलब क्या होता है थोड़ा सा? डिप्लॉय का मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर लिख दिया, आपने एक उसका बना दिया कि वो आपके लोकल कंप्यूटर पे कैसे चल रहा है. अब डिप्लॉय का मतलब ये होता है कि आप उस कोड को प्रोसेस करो, उसको कंप्रेस करो, उसको ऑप्टिमाइज करो थोड़ा सा, एंड देन उसको उस कंप्यूटर पे जाके अपलोड कर दो. डिप्लॉय इज़ अ फैंसी वर्ड फॉर सेइंग कि वो सोर्स कोड आप ऑप्टिमाइज कर लो थोड़ा सा और उसको अपलोड करके उसको लाइव कर दो उस बैकएंड पे. तो जब आप लिनक्स थोड़ा सीख लो कि उस पे CLI पे कैसे काम करना है, लिनक्स का फंडामेंटल्स क्या है, कि आप CD कैसे करोगे किसी फोल्डर में, आप पीछे के आगे पीछे नेविगेशन कैसे करोगे, आप कोई फाइल क्रिएट कैसे करोगे, एडिट कैसे करोगे, फिर आपका जनरली अगेन वही चीज़ आ जाती है कि आपको एक टेक्नोलॉजी सीखनी है. जैसे आपने फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट सीखी, बैक एंड पे हम Node.js इसलिए बोलते हैं बिकॉज जावास्क्रिप्ट के साथ वो 80-90% कॉमन है. तो आपको बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो जाती है वहाँ पर. यही अगर आप कोई और लैंग्वेज जैसे रास्ट सीखो या पाइथन सीखो तो वो भी पॉसिबल है, बट उनमें प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखनी है दोबारा स्टार्टिंग से, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. जैसे वेरिएबल भी कैसे बनाना है या इफ एल्स कैसे लिखना है, तो वो सारा डिफरेंस कवर हो जाता है जब आप Node.js यूज़ कर रहे हो. तो इसलिए मैंने बोला कि Node.js से आप लैंग्वेज पिक करो ऑन बैकएंड जब आप स्टार्ट कर रहे हो. गॉट इट. तो Node.js में क्या क्या होता है एग्जैक्टली, व्हाट टॉपिक शुड वी बी लर्निंग, एंड उसके आगे हाउ डू यू क्रिएट APIs? तो Node.js में जो चीज़ें जैसे जावास्क्रिप्ट में इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स तो रहते हैं, कंडीशनल्स, लूप्स, इफ एल्स, ये सारी जो चीज़ें हैं. इसके ऊपर Node.js, क्योंकि आप ये समझिए जैसे जावास्क्रिप्ट जब आप सीखते हो तो वो आपके ब्राउज़र में चल रहा है. आपके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट के पास एक लिमिटेड एक्सेस है, जो कि विंडो आपको जो दिख रहा है बस वही वाला, कि इस पर अगर आपको एक बटन बनाना है या इस पर आपको एक मोडाल बनाना है तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ वही कर सकता है. जब आप उसको सर्वर पे लाते हो, एक कंप्यूटर पे लाते हो, तो उस लैंग्वेज के पास और ज़्यादा एक्सेस है कि आपके कंप्यूटर पे फाइल्स क्या हैं, या आपके कंप्यूटर से अगर उसको एक नेटवर्क कॉल इनिशिएट करना है, कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट या गेट रिक्वेस्ट या कुछ भी करना है, एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो जावास्क्रिप्ट के पास फ्रंट एंड पे नहीं है, Node.js के पास वो चीज़ें बैक एंड पे होती हैं अवेलेबल. मतलब इसीलिए 90-80-90% चीज़ें सेम है, बट ये जो 10% चीज़ें जो नहीं है वो यही चीज़ें हैं कि आप TCP UDP कनेक्शंस कैसे इस्टेब्लिश करोगे, या फिर आप TCP क्या होता है? ये मतलब थोड़े अंडरलाइंग प्रोटोकॉल्स होते हैं फॉर, जैसे आप किसी डेटाबेस से कनेक्ट करते हो तो वो TCP कनेक्शंस यूज़ करते हैं. तो ये थोड़े लो लेवल चीज़ें हैं नेटवर्किंग की, जो आप सीखोगे इन कोर्सेज में भी. तो ये जो 10% गैप है, ये इन्हीं एडवांस चीज़ों पे है जो आप Node.js में सीखते हो, जो आपको जावास्क्रिप्ट में ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, तो दैट इज़ अबाउट Node.js. उसके आगे व्हाट शुड दे बी लर्निंग? इसके बाद थोड़ा सा मतलब ये जब जो चीज़ें आप सीख चुके हो ये रॉ
फॉर्म में सारी सही हैं। जैसे अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी देखो और Node.js देखो, तो ये जो 4 टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक्निकली स्पीकिंग आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट से कोई भी फ्रंट एंड बना सकते हो। रिएक्ट भी छोड़ दो, मतलब रिएक्ट सिर्फ ईज करता है आपकी जॉब, एंड Node.js से आप बैकएंड बना सकते हो। तो ये चीज़ें तो हो गई। इसके अलावा अब हम टेलविंड क्यों सीख रहे हैं, इसके अलावा हम टाइपस्क्रिप्ट क्यों सीख रहे हैं, इसके अलावा हम 10 चीज़ें और क्यों सीख रहे हैं? वो हम इसलिए सीखते हैं ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े एज अ डेवलपर, एंड आप नॉट ओनली डू यू कोड फास्टर, कि आप जल्दी जल्दी कोड कर पाओ, जल्दी ऐप्स बनाओ, बट यू ऑल्सो कोड बेटर, ताकि बग्स कम हो, ताकि आप जब डिप्लॉय कर रहे हो या नया सोर्स कोड रिलीज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप कॉन्फिडेंटली कर पाओ। इसलिए बहुत सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग में, मतलब आयरॉनिकली ऐसा होता है कि आप पहले तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, फिर आप उसके ऊपर टूल्स सीखते हो जो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं लैंग्वेज का फुल फीचर यूज़ करने से। बिकॉज बहुत प्रोग्रामिंग में एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि आपको सब कुछ नहीं करना। जब आप कोड कर रहे हो तो आप ये नहीं चाहते कि आपका जैसे कोई क्लास है तो उसमें कोई यूज़र सब कुछ यूज़ कर पाए। जैसे जिन्होंने ऊप पढ़ा है उनको पता होगा कि प्राइवेट मेंबर, पब्लिक मेंबर, ये चीज़ें होती हैं। तो आप प्राइवेट क्यों रखते हो कुछ चीज़ें? क्योंकि आप सारी चीज़ों का एक्सेस नहीं देना चाहते बाहर वाले क्लास को जो यूज़ कर रहा है। सेम चीज़ जनरली प्रोग्रामिंग पे भी एप्लीकेबल है। तो जब आप जैसे जावास्क्रिप्ट सीखा, आपने Node.js सीखा, तो क्यों हम रेकमेंड करते हैं कि आप टाइपस्क्रिप्ट भी सीखो? इज़ बिकॉज ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं आपका स्कोप जो आप लैंग्वेज के साथ कर सकते हो। एंड रिस्ट्रिक्शन इन कोडिंग इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज अ गुड थिंग जब आप देखो, क्योंकि प्रोग्रामिंग में बहुत तरीके हैं अपने आप को खुद से डैमेज करने के। जैसे जो बोलते हैं कि शूटिंग योर सेल्फ इन द फुट, you can shoot yourself in the foot anytime. The more things you can do with the language, the higher the chances. तभी C को ऐसे बोलते हैं कि C is a very dangerous language, क्योंकि लो लेवल है, मेमोरी भी आप मैनेज करते हो, सब कुछ करते हो, तो you can easily shoot yourself. Node.js is a less than that. Then आप TypeScript और ये React और ये सब जब टूलिंग ऐड करते हो तो आप एक तरह से गार्ड रेल्स बना रहे हो। तो TypeScript एक टेक्नोलॉजी है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, जो बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि वो बस Node.js को थोड़ा पैच करने के लिए है, बट जनरली लाइक TypeScript बहुत यूजफुल चीज़ है फॉर मेकिंग योर Node.js कोड टाइप सेफ। नाउ इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। Node.js या जावास्क्रिप्ट इन जनरल इज़ एन अनटाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अनटाइप्ड का क्या मतलब है कि आप एक वेरिएबल जैसे आपने बनाया लेट a इज इक्वल टू 1, अब इसको आप नेक्स्ट लाइन में a इज इक्वल टू मेहुल भी कर सकते हो। इसका टाइप चेंज हो गया, जैसे पहले वो नंबर था अब वो स्ट्रिंग बन गया। इसके बाद आप इसको ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, a इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट जिसमें नेम कॉलन ईशान जैसे ऐसे है। तो ये लैंग्वेजेस जैसे पाइथन भी एक अनटाइप्ड लैंग्वेज है, ये फ्लेक्सिबिलिटी तो देते हैं आपको काम करने में, क्योंकि आप जल्दी जल्दी कुछ भी प्रोटोटाइप कर सकते हो। बट जब आप स्केल पे बात कर रहे हो, जैसे आपके हज़ारों फाइल्स हैं या लाखों फाइल्स हैं, आप नोड मॉड्यूल्स, बहुत सारे पैकेजेस भी आपने लोगों के अदर लोगों के इंस्टॉल करे हुए हैं, तो जब आप एक बड़े स्केल पे काम कर रहे हो तो आपका कोड एकदम मेसी हो जाता है। जैसे अब सपोज आपको एक वेरिएबल या एक फंक्शन का नाम चेंज करना है थ्रू आउट योर कोड बेस, तो आप कैसे करोगे? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम ये है कि कुछ एरर ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने चेंज कर दिया बट आपको पता ही नहीं चलेगा तब तक रन टाइम पे जब वो प्रोग्राम चल रहा है तब तक वो ब्रेक ना हो। तो टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है, आपको डेवलपर टाइम पे, डेव टाइम पे, बिल्ड टाइम पे आपको एक सेफ्टी लेयर प्रोवाइड करता है कि आपके जैसे टाइप्स स्ट्रिक्ट हैं या फिर आप जो कन्वेंशंस आप फॉलो करना चाहते हो, जो आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो थोड़े बहुत, वो कन्वेंशंस फॉलोड हैं। जिसमें वन ऑफ द कन्वेंशंस विच आई मेंशन कि जैसे अगर आप चाहते हो कि आपके वेरिएबल्स के टाइप चेंज ना हो, एक वेरिएबल इंट है, नंबर है तो वो नंबर ही रहे, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही रहे। तो ये जैसे एक छोटा एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे जब आप कोर्स कर रहे हो एक टाइपस्क्रिप्ट का। बट जनरली स्पीकिंग ये आपके लिए ही है, ये टूल भी अगेन एक दिस इज वन ऑफ द टूल्स जो आपके लिए है एज अ डेवलपर, यूज़र के लिए नहीं है। यूज़र को नहीं पता चलेगा कि आपने टाइपस्क्रिप्ट में लिखा है, कैसे लिखा है, बट आपके कोड बेस में कम बग्स होंगे, आप ज़्यादा तेज़ी से शिप कर पाओगे, इसलिए आपका फ़ायदा होगा एज अ डेवलपर। ठीक है, लेट्स नाउ टॉक अबाउट रेस्ट एपीआईज। तो ये क्या होते हैं एंड कैसे बनते हैं बेसिकली बैकएंड में? सो रेस्ट एपीआई या एपीआई इन जनरल इज़ बस एक तरीका एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड को बात करने का। तो जैसे सपोज इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप अगर एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड को दो आइलैंड मानो, तो वो रेस्ट एपीआई एक तरह से एक ब्रिज है उनके ऊपर, कि आप कुछ डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड भी भेज सकते हो, कुछ डेटा बैक एंड से फ्रंट एंड भी भेज सकते हो। आप ये वीडियो जैसे देख रहे हो, ये वीडियो जैसे फ्रंट एंड ने आपके यूट्यूब ऐप के फ्रंट एंड ने यूट्यूब के बैक एंड को बोला थ्रू अ रेस्ट एपीआई कि मेरे को ये वाला वीडियो चाहिए ईशान के इस चैनल पे जो कि अभी रिलीज़ हुआ इस पॉइंट पे। तो आपके ऐप ने, आपकी वेबसाइट ने ये एपीआई यूज़ करा, करेक्ट? जब आप साइन इन कर रहे हो किसी ऐप पे, आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, एंटर मारा, तो आपके ब्राउज़र ने एक एपीआई यूज़ करा
बैकएंड को बताने के लिए कि ये मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड है, क्या मेरे पास एक्सेस है। रिक्वेस्ट भेज दी आपने, वहाँ से बैकएंड ने फिर बोला कि हाँ ये सही है या हाँ ये गलत है, तो आपके फ्रंट एंड ने अकॉर्डिंगली आपको रीडायरेक्ट करा किसी नए पेज पे या जैसे भी। तो API का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बस यही है कि आपका फ्रंट एंड बैक एंड को बताता है कुछ डेटा, एंड बैक एंड रिस्पॉन्स में कुछ और डेटा बता सकता है अगर उसको बताना हो। ठीक है, दैट इज API. Let's now move over to the next part, which is databases. That's where we'll store things. तो databases किस तरह के होते हैं, कौन सा यूज़ करना चाहिए, and how do you learn about it? तो डेटाबेस किस तरह के होते हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इससे पहले एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि डेटाबेस आपको चाहिए क्यों। क्योंकि अगर आप देखिए अपना फाइल सिस्टम, जैसे आपके कंप्यूटर पे आपका माई कंप्यूटर फोल्डर है, कुछ भी है, तो वहाँ पर भी तो फाइल्स पड़े हैं, है ना। तो आप अपने सिस्टम पे, आप अपने बैक एंड सर्वर पे फाइल्स ही क्यों नहीं बना लेते इंस्टेड ऑफ अ डेटाबेस। आपको पोस्टग्रेस क्यों चाहिए, आप हर यूज़र के लिए एक फोल्डर बना लो। बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सपोज जैसे अगर आपके पास 10 लाख यूज़र्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, अब आपको वो डेटा तो स्टोर करना है, लेकिन आपको वो डेटा रिट्रीवल भी फास्ट चाहिए, करेक्ट। आप सपोज एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि एनालिटिक्स मेजर करता है किसी वेबसाइट का, जैसे यूट्यूब पे हर दिन पे बिलियंस ऑफ विजिट्स आते हैं, करोड़ों लाखों करोड़ों लोग विजिट कर रहे हैं। तो ये सारा डेटा अगर गूगल किसी डेटाबेस की जगह अपने फाइल सिस्टम पे रखे, तो वो क्वेरी करना, मतलब उसको एनालाइज करना कितना मुश्किल काम है। तो डेटाबेसेस एक सॉफ्टवेयर है, जस्ट लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर। जैसे Node.js एक सॉफ्टवेयर है, जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट है तो वो एक सॉफ्टवेयर ही। ऐसी डेटाबेस भी एक सॉफ्टवेयर है विच हेल्प्स यू स्टोर डेटा एफिशिएंटली। तो दैट्स इट। डेटाबेस का एक काम ही यही है कि वो डेटा तो स्टोर करता है, जो आपकी हार्ड डिस्क भी कर रही है, आपका नॉर्मल फाइल सिस्टम भी कर रहा है, बट एफिशिएंटली कर रहा है। इसका मतलब कि आप क्वेरी कर सकते हो डेटा को ईजिली, स्टोर कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो डेटा को ईजिली। तो डेटाबेस अब क्या हम यूज़ करते हैं आज के टाइम में, दो मेन टाइप ऑफ कैटेगरीज है इसमें, एक SQL है, एक NoSQL है। तो SQL इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL एक तरीका है एक डेटाबेस से बात करने का। जैसे अगर सपोज आपके पास 1000 GB 1 TB का एक डेटाबेस का फाइल है, गूगल का या जैसे भी जो भी, मतलब तो अब आप उसको क्वेरी करना है, एक छोटा सा पार्ट अपडेट करना है उस डेटाबेस में, एक सिंगल यूज़र का एक रिकॉर्ड आपको चाहिए। तो आप कैसे करोगे? आप फाइल सिस्टम पे जाके उसको मैनुअली अपडेट कर सकते हो, जो कि बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि आपने अगर कुछ भी गलत अपडेट कर दिया तो वो करप्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको अगेन वो वाले गार्ड रेल्स, वो मेजर्स चाहिए कि आप कुछ करप्ट ना कर दो बाय मिस्टेक। इसलिए डेटाबेसेस जैसे पोस्टग्रेस है या MySQL है, ये वाले जो SQL डेटाबेसेस होते हैं, ये आपको एक SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरफेस देते हैं टू क्वेरी, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, CRUD ऑपरेशंस जो हम बोलते हैं, टू डू दीज CRUD ऑपरेशंस। एक दूसरी काइंड ऑफ कैटेगरी भी होती है डेटाबेसेस की, विच इज़ NoSQL, जैसे MongoDB है। NoSQL का बस वही मतलब है जो NoSQL वर्ड है, कि उसमें SQL यूज़ नहीं होता, उसमें जस्ट कुछ और स्टैंडर्ड यूज़ होता है, जिसमें आप जैसे जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो या कोई भी ऐसा एडॉप्टर यूज़ कर रहे हो टू अपडेट द डेटाबेस डायरेक्टली। SQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ये ऐसे SQL डेटाबेसेस के लिए यूज़ होता है। NoSQL इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। NoSQL है जस्ट एक तरीका है फॉर सेइंग कि ये वाला डेटाबेस SQL यूज़ नहीं करता, कुछ और यूज़ करता है। तो प्राइमरली ये दो टाइप के डेटाबेसेस हैं। SQL में बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, MySQL, Postgres, ये दो कॉमन एग्जांपल्स हैं। हम Postgres रिकमेंड करते हैं बिकॉज Postgres बहुत कॉमन भी है, बहुत यूज़र फ्रेंडली भी है, डेवलपर फ्रेंडली इसका मतलब, और बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, एडवांस इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटीज़। NoSQL अगर आपको करना है तो उसमें भी ऑप्शंस होते हैं। गॉट इट। तो Postgres में क्या सीखना चाहिए एग्जैक्टली, व्हाट आर द पार्ट्स दैट यू शुड कवर ओवर देयर? सो फंडामेंटली स्पीकिंग अगेन Postgres एक SQL डेटाबेस है, तो उसमें कॉमन चीज़ें हैं अक्रॉस ऑल द अदर SQL डेटाबेसेस ऑल्सो, कि आप टेबल्स कैसे बनाओ, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। इंडेक्सिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है डेटाबेसेस का, आई थिंक विच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट ट्रूली अप्रिशिएट और नो अबाउट इन देयर कोर्सेज ऑल्सो, कि आप इंडेक्स कौन सी फील्ड्स करोगे, कैसे करोगे। आप SQL जो आप लिख रहे हो उसको आप जब रन कर रहे हो ऑन योर इंजन, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज दोज क्वेरीज सो दैट वो क्वेरीज जल्दी चले। बिकॉज आप ये देखो कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, जैसे अमेजोन है, अमेजोन इज़ प्रोसेसिंग सो मेनी ऑर्डर्स एवरी सेकेंड। तो अगर उनकी वेबसाइट अचानक से 4 गुना 5 गुना स्लो हो जाए तो इट विल इम्पैक्ट देयर बिजनेस। तो डेटाबेस के साथ आपका बैकएंड जैसे कम्युनिकेट कर रहा है, दैट हैज़ डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस ऑन कि आपकी कंपनी का रेवेन्यू कैसा है। ऐसे स्टडीज़ भी हुए हैं कि जैसे 1 सेकंड 2 सेकंड का आपका स्लो टाइम जो है, लोडिंग टाइम, दैट इम्पैक्ट्स योर रेवेन्यू। तो अगर आप एक बैकएंड डेवलपर हो जो अच्छे से अंडरस्टैंड करता है कि डेटाबेसेस कैसे चलते हैं, एंड आप ऑप्टिमाइज कर पा रहे हो ये क्वेरीज, तो
बहुत सारी कंपनीज को आपकी डिमांड होगी, क्योंकि आप उनके क्वेरी सिस्टम में 2-3-4 सेकेंड्स का स्पीड अप दो, दे विल डायरेक्टली सी एन इंक्रीज इन रेवेन्यू इन देयर सिस्टम्स. सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि फंडामेंटली लाइक बाकी डेटाबेसेस के साथ भी शेयर्ड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो वी लर्न अबाउट नोड, वी लर्न अबाउट टाइपस्क्रिप्ट एंड दिस वाज पोस्टग्रेस द डेटाबेस. तो अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट स्टेप विच इज वेब सिक्योरिटी. वेब सिक्योरिटी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज पहली हमने फंडामेंटली चीज़ें क्या डिस्कस करी, ऐसे टूल्स जो आपको हेल्प करते हैं कुछ क्रिएट करने में. देन हमने डिस्कस करा ऐसे टूल्स जो आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि आप यू डोंट शूट योर सेल्फ इन द फुट. अब ये तीसरी चीज़ ऐसी है जो कि आपको पता वर्स्ट केस में तब चलेगी जब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है. जैसे अगर आपने कुछ गलत कोड लिख के डिप्लॉय कर दिया, विच इज़ लाइक सीक्वल इंजेक्शन. सीक्वल इंजेक्शन एक ऐसा तरीका है जिसमें आपके सिस्टम में कुछ ऐसा फॉल्ट है कि सामने वाला यूज़र आपके डेटाबेस को डायरेक्टली क्वेरी कर पा रहा है, मतलब कुछ भी रिकॉर्ड डिलीट इंसर्ट वगैरह कर पा रहा है. तो अगर आपको नहीं पता अबाउट सम वेब सिक्योरिटी फंडामेंटल्स कि आप यूज़र जो भी डेटा दे रहा है उसको सैनिटाइज करो प्रॉपरली, सारी चीज़ें सैनिटाइज करो, ये कुछ ऐसे 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अगर नहीं पता, जो कि वेब सिक्योरिटी में आती है, तो हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रक्चर्ड कोड लिखो, बहुत अच्छे से फॉर्मेटेड कोड लिखो, बट उसमें गलतियां हैं, मेजर गलतियां. ये वाली एप्लीकेशन लेवल पे आपको नहीं दिखेगा क्योंकि एप्लीकेशन आपका सही चलेगा, बट इन गलतियों को हम कहते हैं वल्नरेबिलिटीज़. तो ये बग्स नहीं है एज सच, देयर इज़ अ डिफरेंस इन बग्स एंड वल्नरेबिलिटीज़. बग हो सकता है कि जैसे अगर आप किसी ऐप पे मैसेज भेज रहे हो, सेंड बटन दबा रहे हो, वो बटन ही नहीं चल रहा, वो बग है. वल्नरेबिलिटी इज़ कि आप उस मैसेज को तो भेज रहे हो, बट अंडर द हुड किसी ने आपकी ऐप को रिवर्स इंजीनियर करके देखा, तो उस बंदे को पता चलेगा कि आप ये वाला मैसेज हज़ारों लोगों को एक साथ भेज सकते हो. रिवर्स इंजीनियर क्या होता है? रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब कि उसने आपका वेबसाइट का सोर्स कोड देखा, इंस्पेक्ट करा कि आपका फ्रंट एंड बैक एंड से किस एपीआई से बात कर रहा है, और उस एपीआई को उसने खुद से यूज़ करा आउटसाइड ऑफ द ऐप. तो ये एक एग्जांपल हो गया कि उसने रिवर्स इंजीनियर करा कि आपकी ऐप कैसे चल रही है, एंड देन फिर उसने फिगर आउट करा कि मैं तो ये चीज़ भी कर सकता हूँ. तो इनहेरेंटली आपने कुछ गलत नहीं करा, क्योंकि आपकी ऐप तो अलाउ कर रही है मैसेज करना, बट क्योंकि आपको वेब सिक्योरिटी नहीं पता थी कि आपको ये चीज़ रिस्ट्रिक्ट करनी है, बिहेवियर्स रिस्ट्रिक्ट करने हैं, आपने एक ऐसी ऐप बना दी जो कि मतलब विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड ईजिली बाय एनीवन. तो इसलिए वेब सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट स्केल व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दीज ऐप्स, यूज़र डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. मैसेजेस, ये सारी चीज़ें जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड वंस दिस इज हैक्ड या वंस दिस इज लीक्ड, मतलब एक बार आपकी कंपनी की रेप्यूटेशन डिस्ट्रॉय हो गई तो वो तो रिकवर ही नहीं होती. कोड आपका एक बग है, कुछ है, वो तो फिर भी फिक्स हो जाते हैं. इसलिए बैक एंड डेवलपर तो मतलब not only just a suggestion to you but anyone like who hires also, they almost always look for these people जिनको security भी आती है या नहीं at some point. Understood. So that was about backend. और इसमें क्या चीज़ें होती हैं that people should learn? DevOps हमने बताया थोड़ा सा, वो क्या होता है? CI/CD पाइपलाइंस हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था. इसका मतलब बस ये है कि अब जैसे होता क्या है, आप जब काम करते हो तो आप अपने लोकल सिस्टम पे करते हो. आप एक गिटहब रिपोजिटरी क्लोन करते हो, अपने सिस्टम पे सेटअप करते हो, और आपने काम करा और आपने वो कमिट पुश करा गिट पे, जो आप फ्रंट एंड में ही सीख चुके हो मोस्टली. लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको एक ऐसा प्रोसेस चाहिए जो कि आपका कोड लेके जाए और उसको प्रॉपरली फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जगह डिप्लॉय करे, है ना. डिप्लॉय का मतलब वही कि उसको कंप्रेस करे, ऑप्टिमाइज करे और फिर उसको लाइव करे यूजर्स के सामने. ये वाला बहुत सारा प्रोसेस आप ऑटोमेट करना चाहते हो. ऑटोमेट का मतलब कि जैसे आपका जैसे आपका टेस्टिंग फेस है, जैसे आप कोड टेस्ट कर रहे हो फॉर एनी वल्नरेबिलिटीज़, ऐसा कुछ है, या आप टेस्ट कर रहे हो कि आपका कोड फंक्शनल है या नहीं थ्रू सिम्युलेटिंग यूज़र के एक्शंस, या आप अपना कोड को बिल्ड कर रहे हो, जैसे आपने टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिखा बट आप उसको कंपाइल कर रहे हो जावास्क्रिप्ट के अंदर. तो ये जो सारे फेजेस हैं, ये बहुत रिडंडेंट से फेजेस हैं जो आपको हर बार करने हैं. तो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए आप क्या करते हो, आप एक पाइपलाइन सेटअप करते हो कि जैसे ही मैंने इस रिपोजिटरी पे पुश करा, ये 4 एक्शन चलेंगे. उसमें एक है बिल्ड, एक है लिंट स्टेप, एक है ये XYZ जो भी. ये 4 एक्शन जब कंप्लीट होंगे तो अगले 2 एक्शन चलेंगे जो कि इस कोड को उठाएंगे और डिप्लॉय करेंगे. तो ये आप एक बार बनाते हो, विच इज़ जो मोस्टली डेवऑप्स का काम होता है थोड़ा सा. एंड इस पाइपलाइन को जब आप इस्टेब्लिश कर देते हो तो नाउ यू कैन फ्रीली जस्ट फोकस ऑन डेवलपिंग द ऐप. आप फटाफट फीचर्स बनाओ, बग फिक्सेस करो, उसको पुश करो, एंड बाकी का सारा चेकिंग कि अगर सपोज आपने कुछ गलत कोड बाई चांस पुश कर दिया तो वो बीच में ही रोक देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि ये टेस्ट तो पास ही नहीं हुआ, तो रुक जाओ 1 सेकंड, पहले चेक कर लो कि आपने सही करा या नहीं करा.
तो ये भी थोड़ा सा पार्ट बैकएंड का ही मतलब कह सकते हैं, क्योंकि बैकएंड डेवलपर अच्छे से समझ सकता है, कर पाएगा, बट ये थोड़ा डेवऑप्स के साथ भी करता है इंक्लाइन। गॉट इट। अभी आपने एक चीज़ बोली कि कोड पुश कर दिया, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस पुश वाली चीज़ एंड लेट्स टॉक अबाउट गिट एंड गिटहब। तो गिट एंड गिटहब क्या होता है एंड वर्जन कंट्रोल कैसे होता है एग्जैक्टली, हाउ डज इट वर्क? सो जब आप किसी कंपनी में काम करते हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप यूजुअली एक से ज़्यादा की टीम में काम करते हो, है ना, मतलब बहुत सारे डेवलपर्स एक साथ काम करते हैं। और ऐसा भी होता है कि जैसे आपकी फ्रंट एंड टीम है, उसमें सारे लोग एक स्पेसिफिक फीचर पे काम कर रहे हैं सपोज। तो क्या होता है कि आप कभी कभी एक फाइल पे काम कर रहे हो, आपने कोई एक चेंज करा, कोई और चेंज किसी और बंदे ने सेम फाइल पे करा, तो ये कैसे इंश्योर होगा कि आप दोनों का काम प्रॉपरली पहुंचे यूज़र के सामने, क्योंकि हो सकता है आप किसी एक चीज़ पे काम कर रहे हो, कोई और किसी एक चीज़ पे काम कर रहा है। तो इन चीज़ों को, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने का काम होता है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम का, VCS का, जो कि गिट है, GIT गिट। गिट हब जो है वो एक हब है फॉर एनी रिपोजिटरी विच इज़ बिल्ट ऑन गिट। तो गिट क्या करता है, जैसे गिट एक एग्जांपल दिया है, ऐसे बाकी और भी टूल्स हैं जो पॉपुलर नहीं है इतने, मतलब गिट ही है सबसे ज़्यादा पॉपुलर। तो गिटहब इज़ अ SaaS टूल अराउंड गिट। SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नॉट ओनली कैन यू व्यू योर कोड वहाँ पर कि जो आपने गिट से पुश करा, बट वो आपको हेल्प करेगा आपका कोड बिल्ड करने में भी, आपको हेल्प करेगा ये जो डेवऑप्स पाइपलाइंस हमने डिस्कस करा वो बनाने में, आपको हेल्प करेगा सिक्योर करने में कि आपके मास्टर ब्रांच पे जैसे कोई भी रैंडम बंदा पुश ना कर दे कोड। तो गिटहब इज़ अ सॉफ्टवेयर अराउंड गिट जो कि हेल्प करता है आपको आपका कोड बेस मैनेज करने में प्रॉपरली। एंड गिट इज़ द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी जो आपको ये हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने में या फिर मैनेज करने में एक्सेस अक्रॉस। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं एग्जैक्टली? जैसे आप अपने बोला पुश करना है, एक मर्ज होता है और पुल रिक्वेस्ट होती है, ये सब क्या होते हैं exactly? तो ये सारी कमांड्स होती हैं विद द गिट CLI itself। जैसे गिट, जैसे आपने कुछ चेंज करा टर्मिनल पे यू राइट इट। हाँ, आप टर्मिनल पे लिखो, या जैसे VS कोड जैसे सॉफ्टवेयर्स में ये अब UI में भी आता है, तो आप गिट ऐड लिखो, गिट कमिट लिखो, गिट पुश, गिट पुल। तो ये सारी चीज़ें एक डेडिकेटेड गिट कोर्स में कवर होती हैं, जिसमें आपको समझ आता है कि रिपोजिटरी क्या चीज़ है, गिट क्लोन कैसे करते हैं, गिट पुश कैसे करते हैं, फॉर्क कैसे करते हैं रिपोजिटरीज, उनके साथ काम कैसे करते हैं। तो ये सारा एक मतलब एक तरह से एक इकोसिस्टम है अराउंड गिट की टेक्नोलॉजी का, जिसमें आपको समझना होता है कि गिट आपको कैसे चाहता है काम करना, एंड आप वो पैटर्न्स फॉलो करोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि ये मतलब बहुत पावरफुल टूल है। एंड अगेन इसको आप कोड डैम पे जाके सीख सकते हो। हमारे पास डेडिकेटेड कोर्स है गिट एंड गिटहब का, जो कि आप फ्रंट एंड में ही सीखोगे, बिकॉज जैसे ही आप ये चीज़ सीखोगे आप अपना कोड पुश कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो लोगों के साथ जो आपको फीडबैक दे सकते हैं। गॉट इट। अगेन गाइज, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, जाके देख लो। इट्स अ अमेजिंग प्लेस, सब कुछ एक जगह पर ही आपको मिल जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ये कहाँ सीखूँ वो कहाँ सीखूँ। इट्स अ वन स्टॉप शॉप, वहीं पे आप सीखो, वहीं पे आप एग्जीक्यूट करो, वहीं पे प्रोजेक्ट्स हैं, डू इट एवरीथिंग एंड यूल फाइंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो दैट वॉज अबाउट गिटहब बैक एंड फ्रंट एंड। लेट्स कवर प्रोजेक्ट्स फॉर बैक एंड डेवलपर्स। अगर बैक एंड में सीखना है, सब कुछ इंप्लीमेंट करना है, तो कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं दैट विल हेल्प मी लर्न अबाउट ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स? जो आपने फ्रंट एंड में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, बहुत बार मैं यही बोलता हूँ कि उनका एक नेचुरल एक्सटेंशन हमेशा बैक एंड में होता है, क्योंकि फ्रंट एंड में आप क्या बनाते हो, एक शेल प्रोजेक्ट जो कि बस ठीक है, मतलब अनलेस वो एक गेम है, वो मोस्ट लाइकली एक शेल प्रोजेक्ट ही होगा, जैसे लैंडिंग पेज है या कुछ भी है। इसमें आप बहुत ईजिली बैक एंड इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सबसे ईजी तरीका तो यही है कि आप एक लॉगिन पोर्टल बना दो, इन आपका जो भी फ्रंट एंड प्रोजेक्ट है उसको आप यूज़र ऑथेंटिकेशन के पीछे कर दो। तो यूज़र ऑथेंटिकेशन एक बहुत ही कॉमन सा प्रोजेक्ट है, जिसमें आपका बैक एंड में टेक्नोलॉजी भी टच ऑन हो जाता है एंड डेटाबेस भी टच ऑन हो जाता है, बिकॉज आपको एक डेटाबेस तो चाहिए ही वो डेटा स्टोर करने के लिए। इसके अलावा अगर आप जैसे गेम्स के बारे में बात करो, जैसे हमने फ्रंट एंड में गेम्स के बारे में बात करी, इनको अगर आप मल्टीप्लेयर करो, वो उसके लिए आपको एक बैकएंड चाहिए, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर आपको कोई भी एक गेम पता है जिसको आप मल्टीप्लेयर करना चाहते हो, उसमें आप वेब सॉकेट जैसी एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, जो कि वेब सॉकेट एक टेक्नोलॉजी है जो कि आपको हेल्प करता है 2 या 3 या 4 या जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको रियल टाइम कम्युनिकेट करने में। जैसे अगर आप कोई लाइव वीडियो देखते हो या कोई भी लाइव स्ट्रीम देखते हो, उनके भी एक अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, बट आप कोई गेम खेल रहे हो वो सब वेब सॉकेट्स पे हो सकता है। तो बैकएंड में आप ये सब यूज़ करो, देन आप अपनी वेब सिक्योरिटी की नॉलेज यूज़ करो टू प्रिवेंट सर्टन अटैक वेक्टर्स, जैसे SQL इंजेक्शन हमने एक बात करी,
हमने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की शायद अभी बात नहीं करी, बट ये जो सारी चीज़ें हैं जो डेटा, जिसमें डेटा सैनिटाइज करना होता है यूज़र का, ये आप सारी चीज़ें अपने कोड में इंप्लीमेंट करो एंड अपने रिक्रूटर या जिसको भी आप दिखा रहे हो उनको बताओ। ठीक है, मेहुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क इज अराउंड एआई, राइट? तो वी ऑल हैव सीन चैट जीपीटी एंड बहुत सारे एलएलएम्स आ गए हैं. तो हाउ कैन अ डेवलपर यूज दिस एंड लाइक हाउ कैन दे ऑल्सो गेट अपॉर्चुनिटीज एज अ एआई फर्स्ट फुल स्टैक डेवलपर? तो एआई जो एक सॉफ्टवेयर है, एआई जो ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है एलएलएम्स एंड इन सारी चीज़ों का, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको एज अ डेवलपर इसका एप्लीकेशन समझना है. ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ऐप में बस एआई चैटबॉट लगा दो एंड वो मतलब यूज़फुल होगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज वो तो चैट जीपीटी ऑलरेडी है. तो आपको क्या करना है कि जो आप जैसे ऐप्स बना रहे हो, जैसे सपोज आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. हमने एक प्रोजेक्ट की बात करी, मल्टीप्लेयर गेम जो कि फ्रंट एंड बैक एंड यूज़ कर रहा है टेक्नोलॉजीज़. अब इसमें आप मेरे से पूछोगे कि मैं इसमें एआई कैसे यूज़ करूँ. इसमें एक एआई का एग्जांपल ऐसा है कि सपोज आपने एक एआई लगा रखा है जो कि प्रोग्रेस देख रहा है दोनों यूज़र्स का. ठीक है, कि सपोज यूज़र कोई मल्टीप्लेयर रेसिंग गेम है, कुछ भी है, उसमें वो स्पीड और वो मेट्रिक्स आप कंटिन्यूसली हर 5 सेकंड या 10 सेकंड में एक एलएलएम को भेज रहे हो. GPT 3.54 कुछ भी हो सकता है, उससे आप पूछ रहे हो एंड उससे आप बोल रहे हो कि मेरे को ये बता कि एक नोटिफिकेशन मैं क्या दिखाऊँ एक यूज़र को. तो ये नोटिफिकेशन एक बेसिकली एक रिच एक्सपीरियंस है दोनों यूज़र्स के लिए जो वो गेम खेल रहे हैं विद द बेसिस ऑफ एआई. बहुत बेसिक एग्जांपल कि आपने एआई को यूज़ करा फॉर पर्सनलाइजिंग उनका गेम एक्सपीरियंस. सपोज यू वांट टू हैव कमेंट्री ऑफ दैट गेम इन सम फॉर्म, तो वो आप कैसे कर सकते हो. अगेन एआई आपने यूज़ करा, GPT-4 से ट्रांसक्रिप्शन बनवाया फॉर दैट गेम कि दिस प्लेयर इज डूइंग गुड, दिस प्लेयर इज डूइंग बैड, बहुत बेसिक एग्जांपल. एंड देन यू यूज्ड सम टेक्स्ट टू वॉइस API टू कन्वर्ट दैट इनटू वॉइस इन रियल टाइम. तो दैट क्रिएट्स अ वेरी सॉलिड एंड वेरी नाइस ऐप एक्सपीरियंस फॉर यूजर्स हु वांट लाइक कुछ ऐसा एक इंटीग्रेशन ऑफ एआई. एंड आपके लिए प्रोजेक्ट भी एक बन गया जो आप रिक्रूटर को दिखाओगे तो दे शुड बी इम्प्रेस लाइक कि आपने एक फुल स्टैक यूज़ करा एंड देन यू ऑल्सो यूज दीज APIs, AI enabled APIs to provide rich experiences in your app. Got it. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन एज यू जस्ट मेंशन, रिक्रूटर्स, राइट? तो लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यूज. इंटरव्यूज तक पहुंचे कैसे? हाउ डू यू फाइंड अपॉर्चुनिटीज एज अ फुल स्टैक डेवलपर? एंड व्हेन यू आर इन द इंटरव्यू, व्हाट आर सम टिप्स टू कीप इन माइंड? सो इंटरव्यूज़ तक आप पहुँचे कैसे? पहली चीज़ तो कि आप नॉलेजेबल बने सबसे पहले, क्योंकि अगर आपको आता ही नहीं है जो आप जिस चीज़ के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी, जैसे जब आप इंटरव्यू एक ज्वाइन करते हो तो क्या होता है कि आप एक इंटरव्यूअर के सामने हो, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि हाउ आर यू एंड व्हाट प्रोजेक्ट्स यू हैव बिल्ट सो फार, व्हाट इज़ योर वर्क एक्सपीरियंस एंड सो ऑन. एंड इसमें आपका एक इंग्लिश स्पीकिंग भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कैसे बोल रहे हो, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो खुद को, आप आंसर सही दे रहे हो, सही डिटेल में दे रहे हो या नहीं. एंड इसके लिए भी कोडडैम पे अगर आप एंड में जाओ लर्निंग पाथ में तो आपको दिखेगा एक इंटरव्यू प्रिपरेशन सेक्शन, जो कि एक कोर्स नहीं है, जो कि एक इंटरव्यू किट है. ये एक नई चीज़ हमने निकाली है कोडडैम पे, जिसमें आप एक इंटरव्यू दोगे एक एआई के साथ, एक GPT-4 पावर्ड एआई जो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा और पूछेगी इस केस में, एंड आपको अपना माइक एंड कैमरा ऑन करके वो आंसर बोलना है. तो आप जो बोलोगे वो प्रोसेस होगा, उसका एक रिपोर्ट बनेगा, आपको एक ईमेल आएगा विद दैट रिपोर्ट कि आपने सही आंसर दिया, गलत आंसर दिया, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते थे, आपकी इंग्लिश सही थी, आपकी ग्रामर सही थी या नहीं. तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है इन दैट इंटरव्यू किट. यानी आप इंटरव्यू किट्स जितने मर्जी बार दो, जितने मर्जी आप इंटरव्यूज़ लो, प्रैक्टिस करो बिफोर एक्चुअली गोइंग इनटू द लाइव कॉल. तो इंटरव्यू प्रिपरेशन का बेसिक फंडा यही है कि आप नॉलेजेबल बनो सबसे पहले तो, एंड देन आप प्रैक्टिस करो इफ़ यू कैन. जैसे इंटरव्यू किट्स इज अ ग्रेट वे टू प्रैक्टिस. ऑन टॉप ऑफ दिस अगर आपको कुछ और भी करना है तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलो जो आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं कि वो आपका इंटरव्यू ले. बट फॉर द मोस्ट पार्ट इंटरव्यू किट्स ऑन कोडडैम विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर योर फ्रंट एंड एंड फुल स्टैक इंटरव्यूज. ठीक है, एट द एंड आई वांट टू आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन मेहुल, एंड दैट इज हाउ कैन वी इफेक्टिवली यूज कोडडैम टू लर्न फुल स्टैक डेवलपमेंट? देखो, अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो फुल स्टैक रोड मैप जो हमने पूरी वीडियो में डिस्कस करा है, ये कोडडैम पर भी है, इसको आप कंप्लीटली फॉलो करो. अगर आप इंटरमीडिएट हो या बीच में आपको कुछ चीज़ें पता है तो आप वो टॉपिक्स छोड़ सकते हो. बट द बेस्ट वे टू यूज़ कोडडैम इज़ कि आप ये रोड मैप फॉलो करो. आप प्रोजेक्ट्स जो कोडडैम पे है वो सब बनाओ. आप जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो कोडडैम पे हैं उनको हर रोज़ कंप्लीट करो, एटलीस्ट 2 से 5 प्रॉब्लम्स. तो जैसे जैसे आप चीज़ें सीखते जा रहे हो वो कंप्लीट करना शुरू करो. एंड फाइनली जब आप इंटरव्यू के स्टेजेस पे पहुंच रहे हो तो आप ये इंटरव्यू किट्स में बांट लो, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, नॉट ओनली जस्ट इंग्लिश स्पीकिंग का बट जनरली फॉर टेक्निकली आप करेक्ट आंसर्स दे रहे हो या नहीं.
और ये सारी चीज़ें अनलॉक होती हैं इन कोडडैम अंडर अ प्रो मेंबरशिप, जो कि आप अभी ईशान के, बिकॉज आप ईशान का एक वीडियो देख रहे हो, तो आप ईशान के वीडियो के थ्रू इसका एक लाइफ टाइम एक्सेस ले सकते हो। तो इट्स नॉट जस्ट अ मंथली एक्सेस या ईयरली एक्सेस, ये एक लाइफ टाइम एक्सेस है जो आपके पास हमेशा रहेगा। डजेंट मैटर कि अगर आज आप जॉब ढूंढ रहे हो या फिर अगर आप 2 साल बाद वही जॉब चेंज करना चाह रहे हो, एक बेटर जॉब लेना चाह रहे हो, तो आप स्टिल कोडडैम यूज़ कर सकते हो, लर्निंग पाथ्स यूज़ कर सकते हो, इंटरव्यू किट्स यूज़ कर सकते हो, नया कंटेंट यूज़ कर सकते हो फॉर फ्री विच इज़ इंक्लूडेड इन योर मेंबरशिप, जो आप एक बार पे करते हो एंड आपके पास पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस पूरे टाइम के लिए रहता है। राइट, तो वो कोड है ईशान फुल स्टैक दैट यू कैन यूज एंड यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑन द प्रो मेंबरशिप फॉर लाइफ टाइम एक्सेस। इसमें आपको ये सारी टेक्नोलॉजीज मिल जाएंगी, सारी प्रैक्टिस लैब्स जो है वो मिल जाएंगी, इंटरव्यू किट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू मेहुल फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग द एंटायर फुल स्टैक लर्निंग पाथ। आई होप यू एंजॉयड। इस वीडियो को शेयर कर दो विद योर फ्रेंड्स, क्लिक अ स्क्रीनशॉट ऑफ बोथ ऑफ अस and post it with the one lesson that you learned from this entire video. Go check out Coddam with the link in the description, and I wish you all the very best in 2024. I hope you get the best jobs and make your parents proud. I'll see you in the next one.